नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। खासकर जोशीमठ के लिए आर्थिक पैकेज, जमरानी बांध परियोजना समेत अन्य विषयों पर भी बात हुई। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ के लिए 2,942 करोड़ रुपए से अधिक के आर्थिक पैकेज की जरूरत है। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड के विकास संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति समेत विभिन्न सहायतित एवं पूंजीगत परियोजनाओं के लिए भी विशेष सहयोग प्रदान करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि उत्तराखंड को G20 की 3 महत्वपूर्ण बैठकों का दायित्व दिया गया है, जिसके तहत रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वर्किंग ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न की गई। वहीं सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को चारधाम यात्रा, आदि कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम आने का भी न्योता दिया है। पीएम मोदी के साथ सीएम धामी की बैठक करीब 1 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री जी से सबसे पहले तो हमने उनको चारधाम यात्रा जो हमारी 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है उसकी जानकारी भी दी है, और जो राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारियां हो रही हैं उन तैयारियों से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और उनको चारधाम यात्रा का न्योता भी दिया है। और साथ ही साथ आदि कैलाश, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की पिछले 2 वर्षों से लगातार उनकी ऐसी इच्छा उनकी स्वयं की भी थी कि वो आदि कैलाश यात्रा पर आए, तो मैंने आज आदि कैलाश और मायावती आश्रम जो स्वामी विवेकानंद जी की तपस्या भी मैंने उनको निमंत्रण दिया है कि वो आएँ और जल्दी ही उत्तराखंड पधारें। इसके साथ साथ देहरादून में लंबे समय से हमारा सौंग डैम प्रस्तावित है। सौंग डैम के बनने से जो देहरादून में पेयजल का संकट है वो आने वाले 50 वर्षों के लिए वो संकट समाप्त हो जाएगा, पेयजल की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो पाएगी। उसके लिए मैंने अनुरोध किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी खासा उत्साहित हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीते दिनों जब वो पीएम से मिले तो प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की विकास योजनाओं के साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा की थी। उनसे मिला तो मुझसे उन्होंने यहाँ के विकास की चर्चा की, चाहे बद्रीनाथ का भव्य मंदिर का विषय हो, चाहे रोपवे केदारनाथ जी का रोपवे हो, हेमकुंड साहब का रोपवे हो, ऑल वेदर रोड की चर्चा की है, भारतमाला की चर्चा की है, और हमारे सीमांतवर्ती जो गांव है उनके साथ चर्चा की है। तो निश्चित रूप से मेरी चर्चा के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी का समय लिया होगा मिलने का, तो आज वो चर्चा उसमें और बढ़ेगी और हर क्षेत्र का विकास राज्य के अंदर दिखाई दे। और 2025 ये भारत उत्तराखंड के अंदर मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड का होगा, ऐसा भाव मोदी जी के मन में भी है, और उस दृष्टि से भी यहाँ का विकास के लिए ये सारे प्रयास हो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री आज मिलेंगे तो कुछ न कुछ लेके ही आएंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए राजीव भरतरी को वन मुखिया का चार्ज देने के आदेश दिए हैं। और खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुबह 10 बजे राजीव भरतरी को चार्ज देने के लिए भी कह दिया है। चीफ जस्टिस विपिन सांघी की कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 3 बार कैंट के आदेश होने के बाद वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी को पीसीसीएफ का चार्ज नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की थी। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि 4 अप्रैल 10 बजे तक उन्हें पीसीसीएफ का चार्ज दें। कोर्ट ने विपक्षी से भी 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जून की तिथि नियत की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह बात कही है कि केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण ने 24 फरवरी 2023 को यह स्पष्ट दिशा निर्देश राज्य के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वन को जारी किए थे कि राजीव भरतरी को तत्काल प्रभाव से वन विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया जाए, परंतु पूरा मार्च निकल गया और उन्होंने उस ऑर्डर का क्रियान्वयन नहीं किया। रिव्यू याचिकाएं पारित की गई, डाली गई, जो दोनों खारिज हो गई। आज जो मामला माननीय उच्च न्यायालय में लगा था वो यह था कि जो विनोद सिंघल जी हैं, आईएफएस बैच 1987 ऑफिसर हैं, उनकी नियुक्ति आदेश में ही यह स्पष्ट शर्त थी कि उनकी नियुक्ति राजीव भरतरी स्थानांतरण प्रकरण में पारित आदेश के अधीन है। इसीलिए जो है माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि प्रातःकाल सुबह 10 बजे 4 तारीख को राजीव भरतरी को वन विभाग के विभागाध्यक्ष के पद
वही चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए अब एक खुशखबरी है। दरअसल एआरटीओ कार्यालय में ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने के दौरान यात्रियों को अब गर्मी में फजीहत नहीं झेलनी पड़ेगी। एआरटीओ कार्यालय में वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसका लोकार्पण उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने किया। इसके अलावा ग्रीन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया भी सोमवार से शुरू हो गई, जिसका शुभारंभ भी परिवहन मंत्री ने किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों में किसी भी प्रकार की कमी न रहे, इसके लिए अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। फिलहाल चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में तमाम व्यवस्थाओं को सरकार ने पूरा कर लिया है। इस बार चारधाम यात्रा में हमने जो पिछले वर्ष जो कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करते हुए हमने ग्रीन कार्ड की व्यवस्था, ट्रिप कार्ड की व्यवस्था, नए जो हमारे चेक पोस्ट बन रहे हैं, वो चेक पोस्ट अच्छे किस्म के बनेंगे, हाईटेक बनेंगे, जहां कंप्यूटर होंगे, जहां नेट होगा, जहां सभी सुविधाएं होंगी। और इस बार हम परिवहन विभाग के साथ साथ जो हमारा परिवहन निगम होगा, वो लगभग 120 रोडवेज की गाड़ियां, हम नई गाड़ियां चारधाम यात्रा पर लगाएंगे। वहीं हरिद्वार से बीजेपी के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लक्सर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर निशंक ने संगठन की गतिविधियों को अंतिम छोर तक पहुंचाने की बात कही। अभी विद्यार्थी परिषद के जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके साथ अभी हम लोग मिले हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि विद्यार्थी परिषद की अपनी पूरी ताकत है। राष्ट्रीय विचारधाराओं से युक्त युवाओं में जो संस्कार पैदा करके राष्ट्र के लिए समर्पितता का भाव पैदा करते हैं, ऐसे विद्यार्थी परिषद के जो नौजवान मित्र हैं और हमारे युवा मोर्चे के हैं, उनके साथ आज विचार विमर्श, उनके साथ मिलने का ये कार्यक्रम था। अभी आर्य समाज का कार्यक्रम। उत्तराखंड में बीजेपी भव्य तरीके से स्थापना दिवस मनाएगी और इसके अलावा बीजेपी सामाजिक न्याय सप्ताह भी मनाएगी। साथ ही हर घर कमल का झंडा फहराने का लक्ष्य भी रखा गया। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है। आगामी दिनों के अंदर पार्टी का जो 6 स्थापना दिवस से लेकर और 14 तारीख अम्बेडकर जयंती तक हम जो सामाजिक न्याय सप्ताह मना रहे हैं, उसके कार्यक्रम की रचना बनी। आज ही हमारी वर्चुअल मीटिंग हमने सभी जिला अध्यक्षों से हमने की है। 6 तारीख को भव्यतम अपना स्थापना दिवस मनाया जाए। इस दृश्य कार्यालयों के अंदर ध्वजारोहण होगा और हर घर कमल ध्वज ये फहराने का हमारे कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया है और प्रत्येक बूथ पर पार्टी के झंडे फहराए जाएंगे। हमारे जो बूथ कमेटी के जो लोग हैं, 11 लोग, कालाडूंगी मंडल में मंडल अध्यक्ष विक्रम जंतवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के 1 साल सफलता के साथ पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें प्रदेश प्रवक्ता बनने पर बीजेपी नेता विकास भगत का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रवक्ता विकास भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 साल का कार्यकाल सफल और बेमिसाल रहा। विकास भगत ने कार्यकर्ताओं से 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कालाडूंगी दौरे को सफल बनाने की अपील की। कालाडूंगी में मंडल के समस्त पदाधिकारी एवं क्षेत्रवासियों की तरफ से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बने बड़े भाई विकास भगत जी का जोरदार स्वागत करा गया और साथ में 7 तारीख को जो सीएम माननीय पुष्कर सिंह धामी की जो रैली होनी है, उसकी रूपरेखा तैयार की गई और इसी में कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। 7 तारीख की रैली को और कई घोषणाएं उसमें क्षेत्र के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कालाडूंगी में मंडल कि समस्त जनता पार्टी द्वारा प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व दिया गया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी का, हमारे संगठन मंत्री श्री अजय कुमार जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर पार्टी के प्रवक्ता के पद के लिए एक विश्वास जताया है। यहाँ कालाडूंगी मंडल के कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में ये तय हुआ है कि 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जब कालाडूंगी पहुंचेंगे, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्रों से लोग यहां पहुंचेंगे। लगभग 10,000 से अधिक लोग उस कार्यक्रम में जुटने की हमारी आशा है। वहीं मसूरी में रविवार को हुए बस हादसे के बाद परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने दून अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को अच्छे उपचार के निर्देश दिए।
परिवहन मंत्री ने कहा कि अब इस कठिन घड़ी में हम घायलों और उनके परिवार वालों के साथ हैं। बता दें कि मसूरी में रविवार को उत्तराखंड रोडवेज की एक बस खाई में गिर गई थी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 38 लोग घायल हो गए थे। पूरे मामले में ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। उसकी जो दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। उसमें 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई है और लगभग 29 लोग घायल हुए हैं। 2 गंभीर घायलों को मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया है और बाकी 12 घायल कल शाम को रिलीव हो गए हैं। बाकी घायलों का इलाज दून अस्पताल में किया जा रहा है, जिसमें मैं स्वयं आज मैंने देखा। मेरे साथ परिवहन विभाग के अधिकारी थे और तत्काल प्रभाव से सभी घायलों को जो घोषित धनराशि हमारी वो उपलब्ध करा दी। उत्तराखंड में लगातार बन रही पार्किंग की समस्या को अब शहरी विकास विभाग खत्म करने जा रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो उन्होंने राज्य में अलग अलग जगहों पर 32 पार्किंग के लिए अनुमति प्रदान कर दी है और इसके लिए जल्द ही डीपीआर भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए पैसा दे दिया गया है और डीपीआर तैयार होते ही जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य में पहली बार टनल पार्किंग की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत 3 टनल पार्किंग बनाई जाएंगी। इस बार जो हमारा जो वर्ष गया, इस बार हमने 32 पार्किंग की जो हमने स्वीकृति प्रदान की है पूरे प्रदेश भर में, और जिसकी अमाउंट है लगभग 122 करोड़, जिसमें 77 योजनाओं पे हमने पैसा भी रिलीज कर दिया है। और ये जो पार्किंग की कैपेसिटी है 7190, यानी इतने वाहन वहां खड़े हो सकते हैं। कितने सर? 7190। और इसमें जो 32 पार्किंग है, इसमें 18 तो मल्टी लेवल पार्किंग है और 14 सरफेस पार्किंग का प्रावधान इसमें किया गया है। इस बार जो भारत सरकार की योजना कौशल विकास के तहत राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात अमृत कौशल विकास योजना के साथ मिलकर उत्तराखंड युवा कल्याण विभाग ने उत्तराखंड के 100 से ज्यादा युवाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में इन नौजवान लड़के लड़कियों को निजी सुरक्षा को लेकर ट्रेनिंग दी गई। युवा कल्याण विभाग के निदेशक जितेंद्र सोनकर ने कहा कि ये उत्तराखंड के युवाओं का सौभाग्य है कि जिन 105 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, इन सबको कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर भी की गई। निजी सुरक्षा क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड की एक ट्रेनिंग चल रही थी, जो कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी गांधीनगर गुजरात ने करवाई थी, जो कि जिसके पास मैंडेट है गृह मंत्रालय का। सुरक्षा और इससे संबंधित जो ट्रेनिंग है वो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कराती है। ये उत्तराखंड राज्य का, यहाँ के युवाओं का सौभाग्य है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने उत्तराखंड को चुना। हालांकि ये ट्रेनिंग गुजरात में भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड को मौका देते हुए यहाँ हमारे 105 बच्चों की जो ट्रेनिंग कराई है 5 जिलों से जो आए थे। और हर्ष का ये भी है कि ट्रेनिंग के साथ साथ इन 105 के 105 लोगों को इन्होंने जॉब ऑफर भी किया है। भारत सरकार का कौशल विकास योजना है, इसके तहत राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात में हमारे उत्तराखंड के युवा कल्याण विभाग के साथ मिलकर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से लगभग 100 से भी अधिक लड़के लड़कियों को निजी सुरक्षा के बारे में 20 दिन की ट्रेनिंग दी थी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उत्तराखंड पुलिस के प्रशिक्षकों का भी सहयोग लिया गया था और इस 20 दिन की ट्रेनिंग के उपरांत आज हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था कि इन बच्चियों को एक सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। और ये रोजगार पूरक योजना जो है बहुत उपयोगी है, मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लिए। और इस योजना के माध्यम से इस ट्रेनिंग के बाद निजी क्षेत्र की कई कंपनियाँ आई हैं और इन बच्चों के साथ इनका इंटरव्यू वगैरह करके इनको कई बच्चों को इसमें रोजगार के लिए ऑफर भी किया गया है। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 96 शिकायतें प्राप्त हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पिछली बार जन सुनवाई में आई थी और उनके द्वारा ये कहा गया था कि उनके 2 साल के बच्चे को जो है ससुराल वालों ने ले लिया है, वो किसी दूसरे प्रदेश में थे रहने वाले। तो हमारी तरफ से यहाँ से पत्राचार हुआ और उसके क्रम में बच्चा माता जो महिला है उनको मिल गया है और अब बच्चा उनकी माँ के साथ है। एप्लीकेशन हमारे पास आई थी जिसमें कि कुछ आपसी विवादों की थी, कुछ बिजली पानी स्कूल्स की भी कुछ 2-4 कंप्लेंट्स थी आज,
और इसके अलावा कुछ जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं के इश्यूज जो होते हैं अपने घर में ससुराल में, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं। पिछली बार जन सुनवाई में आई। उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में सोमवार 3 अप्रैल को पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। नरेंद्रनगर में भूतपूर्व सैनिक संगठन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर पूर्व सैनिकों ने सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भूतपूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार से वन रैंक वन पेंशन में आई अनियमितताओं को दूर करने की मांग की। टिहरी के समस्त भूतपूर्व सैनिकों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए वन रैंक वन पेंशन संबंधी कुछ विसंगतियों के बारे में ज्ञापन दिया गया है और मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस ज्ञापन को यथाशीघ्र उच्च स्तर तक पहुंचा दिया जाएगा। खासकर ORP 2 में जो विसंगतियां हुई हैं जो देखने में आ रही हैं, इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर है 2.57 PBOR के लिए और अधिकारी के लिए 2.81, इसलिए हम 2.81 चाहते हैं। इसके अलावा फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, विकलांगता पेंशन, विडोज पेंशन, इन सब में बहुत भारी विसंगतियां हैं। ऑफिसर ग्रेड से नीचे JCO और OR को 12,000 से 20,000 के बीच तक मिल रही है पेंशन और अधिकारी वर्ग और उनके डिपेंडेंट विडोज को मिल रही है 57,000, 60,000, 80,000 तक। तो ये विसंगतियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम 97% पॉपुलेशन देश की रीढ़ की हड्डी की तरह हम लोग डिफेंस में अपनी सेवाएं दी हैं। हमारी महामहिम राष्ट्रपति से 5 सूत्रीय मांगे हैं। नंबर 1 MSP, समान MSP सभी जवानों से लेके अफसर तक। दूसरी, समान विधवा पेंशन जिसमें बहुत कमी पाई जाती है। समान डिसेबिलिटी पेंशन, एक जवान से लेके अफसर तक एक ही उसमें क्षतिग्रस्त जिसका अंग होते हैं उनके लिए भी समान वो होनी चाहिए। दूसरा, पे फैक्टर में जवानों के लिए 2.57 का पे फैक्टर रखा है और ऊपर वालों के लिए 2.81 का रखा है। उत्तराखंड में वन रैंक वन पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आज पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर पौड़ी में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व सैनिकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही विचार नहीं किया गया तो लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार करेंगे। विगत 20-25 वर्षों से इसका चल रहा है। हमारे साथ बहुत सारी विसंगतियां हुई है और हम लोग तो इस उम्मीद में थे कि सरकार इस पर ध्यान देगी, सरकार देखेगी, लेकिन हमारे साथ अधिकारियों के द्वारा बहुत ही वो विसंगतियां की गई हैं क्योंकि कलम भी उनकी है और अधिकार भी उनके हैं। हम JCO और जवान किसी भी समिति में नहीं जाते हैं। हमने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये OROP लागू किया और 23,000 करोड़ रुपया दिया। विगत प्रदेश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। राजधानी दून के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना के चलते व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई और अस्पतालों में आ रहे संदिग्ध मरीजों की कोरोना टेस्टिंग भी की जा रही है। वहीं दून अस्पताल CMS वाई रिजवी ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से जरूर केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। हालांकि जितने भी केस अभी तक आए हैं उनमें कुछ ज्यादा लक्षण देखने को नहीं मिले। साधारण सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे लक्षण मरीजों में देखे गए। इस तरह के बुखार आते हैं जिसको मियादी बुखार भी कहते हैं या सीजनल इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, वो आमतौर पे वेदर चेंजेस के दौरान ही आते हैं। जैसे कि फरवरी मार्च या अप्रैल के शुरू के महीनों में या जब सितंबर अक्टूबर के महीने आते हैं, जब गर्मी से सर्दी आती है या सर्दी से गर्मी आती है, तो नॉर्मली भी वायरल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और कुछ स्ट्रेन्स एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह के वहीं साइबर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है और इस ठग ने ट्रेजरी अधिकारी बनकर रिटायर्ड अधिकारी से लाखों की ठगी की थी। आरोपी बिहार का रहने वाला है और आरोपी से 2 मोबाइल, 16 सिम कार्ड और 6 डेबिट कार्ड बरामद हुए। साइबर पुलिस के मुताबिक हल्द्वानी निवासी रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हरीश लाल ने 26 अक्टूबर 2022 को मुकदमा दर्ज कराकर
बताया कि ट्रेजरी अधिकारी बनकर इसने 10.5 लाख रुपए ठग लिए, जिस पर टीम का गठन किए करके जांच की गई, जिसमें साइबर पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे। टीम को कोलकाता और बिहार भी भेजा गया, जहां पर ठग द्वारा इस्तेमाल किए गए एटीएम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे आरोपी की पहचान हो पाई। जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी ठग को पश्चिम बंगाल कोलकाता के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अभिषेक शाह बताया, जो वैशाली बिहार का रहने वाला है। एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हरीश लाल जी, इनके द्वारा कोतवाली हल्द्वानी में जनपद नैनीताल में मुकदमा दर्ज कराया गया था कि इनके साथ में ट्रेजरी ऑफिसर बनकर किसी ने कॉल किया और इनके पेंशन संबंधी जो देयक हैं उनके भुगतान के नाम पर इनसे 10.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई थी। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन रुद्रपुर को ट्रांसफर हुई थी और उस पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम को एक सफलता मिली है और जो इस धोखाधड़ी में इन्वॉल्व था गैंग, उसका जो प्रमुख सरगना था अभिषेक शॉ, इसको वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। काशीपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी की 1 दर्जन बाइकों के साथ 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों के कब्जे से झाड़ियों में छुपाई गई चोरी की कुल 12 बाइकें बरामद हुई। पूरे मामले का एसपी काशीपुर कार्यालय में जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने खुलासा किया। हमेशा निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी के तहत माननीय डीजीपी साहब और आईजी साहब का लगातार हमारा निर्देश रहता है। उन सबके निर्देशन में हम काम करते रहते हैं और हमेशा हमारा टीम को प्रोफेशनल पुलिसिंग की तरफ काम करते हैं। उसी के तहत आज जो है काशीपुर की संपूर्ण पुलिस टीम को एक बेहतरीन उपलब्धि मिला है। अंतर्राज्यीय मतलब इंटर स्टेट बाइक चोरी के तस्करों को हमने पकड़ा है। तो विशेष रूप से नवीन बुधानी जो चौकी इंचार्ज कटोरा ताल है और उसकी टीम, और उसके अलावा काशीपुर का एसएचओ रतुड़ी और हमारा सीओ वंदना और अभय बहुत अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं। आज जो है 3 चोर शातिर बाइक चोरों की गैंग का पर्दाफाश हुआ है और उनके कब्जे से आप देख पा रहे हो 12 मोटरसाइकिल हमने बरामद किया है। हमेशा निर्देश रहता है। देहरादून पुलिस ने एक तस्कर को 1 किलो से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। वहीं आरोपी की पहचान भूपेंद्र कुमार निवासी लबगांव टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई। वहीं चरस तस्कर को गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी ने 5,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की। हमारे यहाँ एक अच्छी रिकवरी हुई है पटेल नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उसमें 1 किलो 15 ग्राम चरस की बरामद कर ली गई है। इसमें जो अभियुक्त है वो भूपेंद्र कुमार है। ये आपका लमगांव टिहरी जनपद का रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस चरस की कीमत लगभग जो है 5 लाख रुपये आंकी गई है और इसलिए टीम को मेरी तरफ से 5,000 का इनाम। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में पति पत्नी और वो का मामला सामने आया, जहां पत्नी ने प्रेमी का साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मृतक के 10 साल के बच्चे ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी देकर हत्याकांड से पर्दा उठाया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि महिला ने अपने प्रेमी लखवीर के साथ मिलकर पति की हत्या की। पहले महिला ने अपने पति को शराब पिलाई और उसके बाद चुन्नी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को नदी में फेंक दिया। मृतक की पत्नी की निशानदेही पर दुपट्टा भी बरामद कर लिया गया। ये कल के मकवाला में एक सनसनीखेज मर्डर हुआ है, जिसमें कि मृतक अमजद, इसकी धर्मपत्नी है जैतुनिशा। तो जैतुनिशा इनकी धर्मपत्नी और इसका एक जो पुरुष मित्र है लखवीर सिंह उर्फ पिंटू, इन दोनों ने मिलकर के अमजद की हत्या करी है। और उसमें इन्होंने ये किया कि पहले उसकी धर्मपत्नी, मृतक की धर्मपत्नी ने मृतक को पहले शराब पिलाया। उसके बाद उसका जो मित्र पुरुष मित्र है लखवीर सिंह, वो आकर के फिर दोनों ने मिलकर के जो है दुपट्टा से उसका गला घोटकर इसके मर्डर कर लिया गया है। दोनों को पकड़ लिया गया है। जो इसमें प्रयुक्त जो मर्डर में प्रयुक्त दुपट्टा। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।